कि मुझे जब मेरी डॉक्टर बताती थी कि हाफ वाला लो, जो है वो फुल बेहोशी वाला मत लो, उसमें कोमा का मसला आ जाता है। तो बैक पेन का इशू अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शुरू से नहीं है। उसकी वजह भी मैं आप सबको बताऊंगी कि उसकी वजह क्या होती है जिनको बैक पेन बैठ जाता है। क्योंकि अगर आपको सही तरीके से एनेस्थीसिया दिया गया है, ना आपको पेन होगी, ना आपको हो गई है पॉलिश। मैंने अभी की है, आराम से आराम से। पॉलिश अभी सूखी नहीं है मेरे ख्याल से। आप हो गई रेडी? वालेकुम सलाम। अच्छा जी, अहमद साहब को लेके नीचे बैठी हुई हूँ। टेबल यहाँ से हटा दी है क्योंकि अब ये टेबल के ऊपर कोई चीज़ नहीं छोड़ते, ये टेबल के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। मुझे डर है कि ये गिर विर ना जाए, तो यहाँ कारपेट बिछा दी है। तो अब इनको नीचे लेके बैठी हूँ ताकि ये है कि क्रोलिंग करना भी जल्दी सीखें। नीचे बिठाऊंगी तो क्रोलिंग करेंगे। सोफ़े पे बैठे रहते हैं, फिर टेबल पे चढ़ जाते हैं। टेबल मैंने सामने उठा के रख दी है और ये अभी यहाँ मुझे उठा के बिठाया हुआ है इन्होंने। अभी 10 बजे का टाइम हो रहा है। क्या हुआ क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश आबाद रखें, आमीन। अच्छा जी, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और इन्होंने उठाया हुआ है मुझे, तो बैठी भी हूँ इसके साथ। तो काम शुरू करने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगी जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा सवाल आया है। शायद मैंने ये कारपेट वाला जो व्लॉग डाला है उसके बाद मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो मैंने सोचा कि मैं बैठी हूँ तो आपको काम शुरू करने से पहले आप सबको जो है ना इसका आंसर दे दूँ। मेरे ख्याल से बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें हैं जिनकी डिलीवरी होने वाली है और जो मुझसे हॉस्पिटल का पूछ रही हैं, डॉक्टर का पूछ रही हैं, और कुछ मेरी बहनें हैं जो ये पूछ रही हैं कि आपको बैक पेन नहीं होता है, आपको आपके ये 5 सिजेरियन है तो आपको बैक पेन क्यों नहीं होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। और जिनकी डिलीवरी होने वाली है, जो मुझसे हॉस्पिटल का पूछ रही हैं, उनको मैं ज़रूर बताऊंगी कि एसएमसी हॉस्पिटल है, तखसूसी हॉस्पिटल है। ये एसएमसी जो है, एसएमसी की 2 ब्रांचें हैं। मैं नंबर 1 में जो पुरानी ब्रांच है वहाँ जाती थी और वहाँ डॉक्टर नाज़मा बैठी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हैं। मैंने अहमद और ज़ैनब और मोहम्मद का ऑपरेशन उसी से करवाया है। और आशा इनाया मेरी जद्दा में हुई थी और जद्दा में जो है ना वहाँ बैठती थी अल अबीर में, जो शर्फिया में अल अबीर था वहाँ बैठती थी शहनाज डॉक्टर, वो भी बहुत अच्छी डॉक्टर थी। तो बैक पेन का इशू अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शुरू से नहीं है। उसकी वजह भी मैं आप सबको बताऊंगी कि उसकी वजह क्या होती है जिनको बैक पेन बैठ जाता है। क्योंकि जिन बहनों को बैक पेन होता है, बार बार होता है बैक पेन, उसकी वजह भी एक ये होती है, मेरी डॉक्टर ने ही मुझे बताया था। क्योंकि इतनी बारीक बातें कोई भी डॉक्टर नहीं बताती हैं, और उसकी एक वजह यह है कि आदिल साहब का प्रेशर बहुत होता था डॉक्टर के ऊपर। क्योंकि मैं कहती हूँ कि आप जब अपनी डॉक्टर के पास जाएं, आप डॉक्टर को थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए आपका, इतने सवाल आपको पूछने चाहिए, आपको इतनी बातें करनी चाहिए डॉक्टर से कि डॉक्टर ख़ुद ब खुद डिटेल आप सबको दें। क्योंकि मेरे मामले में इस
अदील साहब का बहुत प्रेशर होता था डॉक्टर के ऊपर, यहाँ तक कि डॉक्टर से A to Z चीज़ें पूछना और रिपोर्टें ख़ुद चेक करना। अगर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई है तो वो भी पहले ख़ुद ही चेक कर लेनी। तो सवालात पूछना बार बार। तो डॉक्टर काफ़ी खुल के सारी बातें डिटेल में बताती थी अदील साहब को, और क्योंकि मैं तो कुछ पूछ नहीं पाती थी और मैं कोई बात नहीं कर पाती थी, मेन जो चीज़ है। अच्छा, होता ये है कि जब आप रेगुलर चेकअप के लिए अपने बच्चे की डॉक्टर गायना के पास जा रहे होते हैं, रेगुलर आप सारी डिटेल ले रहे होते हैं, तो सबसे पहले जो ज़रूरी सवाल होता है जब ऑपरेशन करीब होता है, तो आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछना चाहिए। और वो क्वेश्चन ये है कि जिनकी नॉर्मल डिलीवरी है उनके लिए तो मसला नहीं है, जिनके सिजेरियन होते हैं, जिनका ऑपरेशन डॉक्टर ने बताया होता है, तो उनसे सबसे पहले ये ज़रूर सिजेरियन के मुतालिक पूछा करें कि मुझे एनेस्थीसिया कौन सा डॉक्टर देगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल होता है। एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर जो है उसका रोल बहुत बड़ा होता है हमारे ऑपरेट के दौरान। तो उसके बारे में पूछना और उससे मिलना और उसकी क्वालिफ़िकेशन देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर जो हॉस्पिटल होते हैं वो पैसा बचाने के लिए एनेस्थीसिया टेक्नीशियन को बुला लेते हैं, जो वहाँ सीख रहे होते हैं, छोटे मोटे डॉक्टर, उनको ठहरा देते हैं। हॉस्पिटल वाले अक्सर क्या करते हैं कि एनेस्थीसिया के टेक्नीशियन को बुला के वो टेक्नीशियन क्या करता है, वो बार बार जो है ना एक ही जगह पे सुइयाँ मारता है। उससे क्या होता है कि कमर का दर्द होता है और वो फिर कभी नहीं जाता है। कमर का दर्द और बार बार होता रहता है। अगर स्पेनल एनेस्थीसिया हो, जर्नल जैसे जर्नल एनेस्थीसिया वाला हैंडल करता है, वैसे टेक्नीशियन वाला या वहाँ पे ट्रेनर PG ट्रेनर वाले नहीं कर सकते। नहीं, जैसे कि हम अपने बच्चे की जो है ना रेगुलर चेकअप करा रहे होते हैं और अपने जो है ना डॉक्टर से एडवाइस ले रहे होते हैं और CBC रिपोर्टें दिखा रहे होते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड स्कैन करा रहे होते हैं, तो वहाँ पे प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर के साथ जो कनेक्शन होता है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एनेस्थीसिया वाले की क्या क्वालिफ़िकेशन है वो आपको लाजमी पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई सर्जन हो या गायनाकोलॉजिस्ट हो, उसने आना है और उसने चीरा देना है और उसने अपना काम करके चले जाना है। लेकिन जो एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर है उसका काम है वो आपको पेन फ्री करेगा, सुलाएगा, आपको बेहोश करेगा प्रॉपर तरीके से और फिर आपको वापस उठाएगा। वो उसी का काम है। आपकी शुगर, आपके ब्लड प्रेशर को वो शख्स ये सब मैनेज करेगा। ये सारा काम होता है एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर का। एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर की इम्पोर्टेंस को आप कभी इग्नोर मत करें। वही बात है कि सस्ते ऑपरेशन के चक्कर में एनेस्थीसिया पे कंप्रोमाइज़ करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर आपको सही तरीके से एनेस्थीसिया दिया गया है, ना आपको पेन होगी, ना आपको गनूदगी होगी, ना आपको कमर में खिंचाव होगा, आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए अगर किसी ट्रेन प्रोफेशनल एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर ने आपको बेहोश किया है। ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मेरी सारी डॉक्टर ने बताई थी, तो हमने सब कुछ फॉलो किया था। यहाँ तक कि जो ऑपरेशन थिएटर में ये होता है कि ऑपरेशन थिएटर में जब आपको ऑपरेशन के लिए रेडी किया जाता है, कुछ देर पहले आपको जो है ना एडमिट किया जाता है, ड्रिप लगती है, आपको सारी तैयारी की जाती है। वहाँ पे भी एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर आपसे आके मिलता है। तो उससे पहले अगर आप लोग उससे एक बार मिल ले
लें, उसकी क्वालिफ़िकेशन देख लें, उसकी हर चीज़ को जज कर लें, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे जब जब इंजेक्शन लगा है मुझे फ़ील तक नहीं हुआ है। एनेस्थीसिया के डॉक्टर ने जब भी मुझे इंजेक्शन दिया है मुझे फ़ील भी नहीं हुआ कि पीछे कोई इंजेक्शन लगा है। वही चीज़ है कि बार बार सुई के लगने से ही कमर का पेन बैठता है, जो सारी ज़िंदगी नहीं जाता है, वो आपके साथ ही रहता है। असल मसला सारा यही होता है, क्योंकि मुझे जब मेरी डॉक्टर बताती थी कि हाफ वाला लो, जो है वो फुल बेहोशी वाला मत लो, उसमें कोमा का मसला आ जाता है, आप हाफ वाला ले सकती हो, मैं आपको जानती हूँ। तो आपका होश में रहना, आपका गनूदगी में जाना सही नहीं होता, होश में रहना आपके लिए ज़रूरी होता है, अच्छा होता है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे ऑपरेशन अपने होश में ही ऐसे लगता है करवाए हैं। सिर्फ ये है कि आपको पेन नहीं होता है, लेकिन मुझे सब पता चल रहा होता है, सब चीज़ें जो है ना देख रही होती हूँ मैं, फील कर रही होती हूँ, महसूस कर रही होती हूँ कि ये हो रहा है, दिमाग फुल आपका जाग रहा होता है, तो वो एनेस्थीसिया आपके लिए सही होता है। तो वही चीज़ है कि ये बेहोशी वाला जो फुल हम ले लेते हैं वो सही नहीं होता है। ये मेरी डॉक्टर का कहना था, ये मेरी डॉक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन थी कि नहीं नाज़िया इस तरह लो, इस तरह करो, इस तरह करो। ऐसा डॉक्टर का बताना बहुत ज़रूरी होता है। मैं कहती हूँ ऐसा डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मामला जो होता है वो सारी लाइफ का होता है, वो कुछ दिनों का मामला नहीं होता, कुछ मंथ का नहीं होता। कमर पेन का मसला बहुत बड़ा इशू है हम लेडीज़ में। तो वही चीज़ है, जिन मेरी बहनों को सिजेरियन बताया जाए या ऑपरेशन बताया जाए, उसी डॉक्टर से, अपनी ही डॉक्टर से आप ये सवाल ज़रूर करें कि एनेस्थीसिया हमें कौन सा डॉक्टर देगा, हमें उसका अपॉइंटमेंट चाहिए। तो उससे मिलना, उससे बात करना, उससे जो है ना पूछना, हर चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखा करें, और अपनी डॉक्टर से भी आप डिस्कशन कर सकते हैं कि हमें फुल लेना चाहिए या हाफ लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके अंदर के सिस्टम को जानती है, वो आपको जानती है, वो आपकी हेल्थ को जानती है। तो वही चीज़ है, उनसे ये सारी खुल के बातें किया करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं वही जैसे बता रही हूँ कि जैसे डिटेल में पूरा घुसना, डिटेल में सारी बातचीत करना, ये सब अदील का काम होता था। अल्ट्रासाउंड तक यूँ समझ लें कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट तक अदील डॉक्टर को पढ़ के बता देते थे कि इसमें ये कमी है, या ये चीज़ है, या ये डॉक्टर ख़ुद हैरान होती थी, अदील साहब को कहती थी जब रिपोर्ट आपने पढ़ ली है तो आप रिपोर्ट मेरे पास लेकर क्यों आए हैं, आपने तो बिल्कुल सही पढ़ ली है। तो डॉक्टर हंसती थी। तो यही चीज़ है कि थोड़ी सी होशियार होना, थोड़ा सा तेज़ होना, मैं कहती हूँ कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जो है ना लेडीज़ का ये सारा मामला सारी ज़िंदगी का होता है। तो डॉक्टर के साथ ये वाला कनेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। और अल्ट्रासाउंड को भी आप लोग ईज़ी मत लिया करें। अक्सर ये होता है कि बेबी में कोई मसले मसाइल होते हैं, अल्ट्रासाउंड में ही वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। अक्सर डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड वाले नहीं बताते हैं। अगर लेडीज़ सिर्फ अंदर जाती हैं तो डॉक्टर्स प्रॉपर जो है ना, जैसे कि यहाँ अरबी डॉक्टर होती है, अल्ट्रासाउंड वाली भी अरबी होती है, और जैसे कि हम पाकिस्तानी होती हैं, हम सवाल नहीं कर पाती हैं, हम नहीं पूछ पाती, हम पूछना भी चाहें तो भी अंदर से सवाल उठ रहे होते हैं, लेकिन हम नहीं बोल पाती हैं। अरबी के आगे वाली अरबी है, या वो आगे से लिफ्ट नहीं कराती हैं, ऐसे सख्त मिजाज में बैठी होती हैं। कुछ डॉक्टर होती हैं सड़ी हुई होती हैं, नहीं बताती हैं, वो आगे से ये कह देती हैं आपको रिपोर्ट्स पे पता चल जाएगा, आपको आपकी डॉक्टर बता देगी बस। और जब हम अपनी डॉक्टर के पास जाते हैं वहाँ पे हमारे दिमाग से वो सवाल निकल जाते हैं, और डॉक्टर भी नहीं बताती है, क्योंकि अक्सर जो मिस्टेक्स बेबी में आती हैं वो बाद में हमें जब पता चलती हैं, वो अल्ट्रासाउंड में भी हमें पता चल सकती हैं। अगर हम अल्ट्रासाउंड सही से करवाएं और सही से पूछें सारी डिटेल, और अल्ट्रासाउंड वाली से भी सारे सवाल करें, तो मेरे ख्याल से वो जो मिस्टेक्स होती हैं जो बेबी में आती हैं वो भी उसी टाइम भी कवर हो सकती हैं। जैसे कि मेरी इनाया के टाइम मुझे डॉक्टर ने बताया था कि जो है ना टमी का साइज़ जो है ना
साइज़ जो है ना बहुत छोटा है और चेस्ट जो है ना बड़ी है, इस तरह से मुझे बताया था। और 1 वीक रह रहा था। उस टाइम पे मेरी डॉक्टर ने मुझे फ़ौरन ही वो मिल्क दे दिया था, जो प्रेगनेंसी में डब्बा होता है, बॉक्स होता है, जो प्रेगनेंसी में पिलाया जाता है औरतों को। वो पाउडर फार्मेसी से मिल्क ले लिया था, उससे कवर हो गया था। और मैं खजूर वाला दूध मैंने पूरे वीक जो है ना मिल्क शेक बना बना के पिया था, उससे मैं फ़ौरन ही वेट इसका बढ़ गया था और ये सही हो गया। जैसे कि अब अहमद के टाइम पे मुझे जद्दा के अल्ट्रासाउंड वालों ने बताया था कि पानी बहुत ज़्यादा है, आपका जो है ना पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, बच्चा तैर रहा है। तो मैं वहाँ से फ़ौरन ही चेकअप कराने मैंने जद्दा वाले डॉक्टरों को छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने फ़ौरन ही डरा दिया था और मुझे शक हो गया था। मैंने जब अल्ट्रासाउंड कराया था, जैसे उसने मुझे बताया था पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है और जो है ना बच्चा तैर रहा है, तो मैंने अदिल को कहा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जो है ना अल्ट्रासाउंड की मशीन पुरानी थी, उनकी अल्ट्रासाउंड की मशीन ऑन नहीं हो रही थी। वो बार बार नर्स को बुला रही थी और बार बार वो अल्ट्रासाउंड की मशीन को ऐसे मार मार के सही कर रहे थे। अल्ट्रासाउंड की मशीन सही नहीं थी। अदिल, मुझे शक है कि मेरा अल्ट्रासाउंड सही नहीं हुआ है। तो अदिल ने जो है ना उनकी जो रिपोर्ट है वो सारी व्हाट्सएप पे डॉक्टर को, मेरी डॉक्टर को, यहाँ रियाद वाली डॉक्टर को सेंड की थी। और मेरी रियाद वाली डॉक्टर ने कहा आप इसी वीक आए नाजिया को लेके, मैं देखूँगी। इतना पानी हो नहीं सकता। तो मैं जब अपनी डॉक्टर के पास यहाँ आई, तो जब मैंने यहाँ के 3D वाले अल्ट्रासाउंड करवाया, तो यहाँ जब मेरी डॉक्टर ने सारा अल्ट्रासाउंड अच्छे से देखा और करवाया, अदील साहब ने भी देखा, तो अल्ट्रासाउंड वाली से अदील साहब ने सारे सवालात किए थे कि ऐसे ऐसे जो है ना रिपोर्ट पहले आई है, तो मुझे बताओ पानी का लेवल ये सारा। तो उसने स्क्रीन पे हाथ रख रख के अदील को सारा समझा दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, 25 होता तो शायद बहुत ज़्यादा होता, ये अभी 21 ही है, कोई इतना नहीं है। पानी का लेवल जो होता है तो वो 25 से ऊपर हो या 25 हो तो वो बहुत ज़्यादा होता है, तब कहा जाता है कि बच्चा अंदर तैर रहा है। तो वो 21 उसने मुझे बताया, मेरी डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान मत हो। तो ये फ़र्क होता है। तो यही चीज़ है कि अल्ट्रासाउंड को भी नॉर्मल ना लिया करें, उसको भी फुल डिस्कस किया करें अपने डॉक्टर से, अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर से भी सारे सवालात किया करें। ये सारी मेन चीज़ें होती हैं। मैं क्यों जद्दा से रियाद आती थी, इतने लंबे लंबे सफ़र करके आती थी, इतनी लंबी लंबी ड्राइव हम करके आते थे, वो इसी वजह से कि डॉक्टर अच्छी थी, A to Z चीज़ें बताती थी, बहुत तसल्ली देती थी, रिपोर्ट में भी और दवाइयों के मामले में भी और बाकी चेकअप के मामले में भी बहुत ज़्यादा तसल्ली देती थी। इसी वजह से हम वहाँ से इतनी लंबी ड्राइव करके, जद्दा से ड्राइव करके हम बच्चे मैं अम्मी के पास छोड़ के मैं यहाँ चेकअप के लिए आती थी। वजह सारी यही है कि हमें इस डॉक्टर से बहुत ज़्यादा तसल्ली थी, इसने मुझे बहुत अच्छे से लेके चला है। 5वां ऑपरेशन कोई आसान नहीं होता है, 5वां भी उसने मुझे इतनी एहतियात से लेके चला है, इतनी एहतियात से, यकीन माने 5वें ऑपरेशन में भी मुझे कुछ पता नहीं चला। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ना इंजेक्शन का, ना ऑपरेशन के चीरे का, ना ही जो है ना उसके बाद की पेन का, ना ही उसके बाद ऑपरेशन के बाद के मसले मसाइल का कुछ पता नहीं चला है, क्योंकि उसने मुझे बहुत बहुत माशाल्लाह अच्छे तरीके से लेके चला है। और अदील को एक एक डिटेल देनी, एक एक चीज़ की जो है ना बैठ के एक एक चीज़ को समझाना, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी उसकी डीलिंग है जी। यहाँ मैं फिर से अपने डॉक्टर का बता देती हूँ, डॉक्टर नाज़मा नाम है उनका, और वो बांग्लादेश की हैं और एसएमसी में बैठती हैं। और पुराने एसएमसी में एक एसएमसी न्यू भी ब्रांच है, वहाँ नहीं, पुराने एसएमसी में जो खालिद स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, यहाँ मैंने जो है ना ऑपरेट करवाया है। क्योंकि मैंने अपनी डॉक्टर से ये बोला था कि मुझे फुल बेहोशी वाला जो है ना दे दे एनेस्थीसिया। इंजेक्शन से बार बार मैंने इंजेक्शन ले लिए तो मेरी कमर में दर्द हो जाएगा या कमर का दर्द बैठ जाएगा। कमर का इंजेक्शन लेना इतना ठीक नहीं होता, मुझे फुल बेहोशी वाला जो है ना दे दें। तो उसने मुझे सारी ये डिटेल दी थी कि नहीं नाज़िया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सारी जो है ना दिमागी फोबिया होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, ये रोल ज़रूर होता है डॉक्टर का।
तो उसने मुझे सारी डिटेल दी थी, तो इस वजह से मैंने सोचा था कि बैठ के आराम से बैठ के आप सबको डिटेल दूंगी, क्योंकि इससे मुतालिक मुझे बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे कमर पेन के मुतालिक। तो मुझे था कि मैं आप सबको डिटेल दूंगी, तो सोचा इस कारपेट वाली वीडियो के बाद बहुत इंस्टाग्राम मेरा भर गया है, तो मैंने सोचा अब मैं सवालों का जवाब दे ही दूँ। मोहम्मद साहब अपनी जो है ना फेवरेट जो है ना चीज़ खा रहे हैं, ब्लूबेरीज, और अहमद साहब को भी मैंने प्याली में ना आधी आधी करके दे दी है। अहमद साहब भी खा रहे हैं, जाओ उधर बैठ के खा लो। और अहमद साहब भी बड़े शौक़ से खा रहे हैं, और मीठी हैं माशाल्लाह, खट्टी नहीं है। मैंने इनको आधी आधी करके दे दी है। ये देखें, बच्चों के लिए केले का मिल्क शेक बना रही हूँ। जूस रेडी हो गया, मिल्क शेक पी लो। आप ही कहाँ हैं? आप ही फ्री होने के बाद अब थोड़ा जो है ना ये बेड जो है ना चेंज करना है, बेड की सेटिंग चेंज करनी है, इसको जो है ना इस वॉल पे लाना है। अदील को और मुझे सुकून बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एसी की हवा नहीं लगती है आजकल, जैसे कि गर्मियाँ आ गई हैं तो एसी की हवा बिल्कुल भी नहीं लगती है यहाँ पे, तो इसकी सेटिंग थोड़ा चेंज करने लगे हैं। इस दीवार के नीचे था बेड, अब हमने यहाँ सेट कर दिया है। सबका मीठा खाने को दिल चाह रहा है, तो ये बिस्किट पड़े थे, ये मैंने जो है ना बिस्किट ग्राइंड किए हैं और उसके ऊपर डाला है कंडेंस मिल्क, और कंडेंस मिल्क में इन बिस्किट को ऐसे मिक्स करके मैंने जमा दिया है। ठीक है, जमाने के बाद और हाँ मैंने स्ट्रॉबेरी जेली बनाई हुई है, थोड़े से पानी में मैंने पकाई है, और यहाँ पे मैंने कस्टर्ड बनाया हुआ है। तो कस्टर्ड जो है ना इस बिस्किट पे डाल देंगे। जैसे कस्टर्ड मैंने जो है ना बिस्किट के ऊपर डाल दिया, जैसे लेयर सी बनती है वैसे ये बन गई है। ठीक है, अभी ये ठंडा नहीं हुआ था, नॉर्मल ही है, गरम गरम ही मैंने डाल दिया। आप ठंडा करके भी डाल सकते हैं। मैं एमरजेंसी मीठा बना रही हूँ, इरादा कोई नहीं था स्वीट डिश खाने का, बस सबका दिल चाह रहा है तो फटाफट रेडी करने मैं भी खड़ी हो गई। ये देखिए जी, नीचे बिस्किट की लेयर है, ऊपर जो है ना कस्टर्ड की है। हाँ, स्ट्रॉबेरी जेली भी ठंडी हो गई है, अब ये भी ऊपर डाल देंगे कस्टर्ड के ऊपर। अच्छा जी, मैंने गरम जेली ही डाल दी, थोड़ा सा कस्टर्ड फट गया, लेकिन ये है कि फ्रिज में रखूँगी, जम जाएगा, हमने ही खाना है। आप लोग ठंडी करके फिर डालिएगा।